तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनावी दंगल की बड़ी खबरों के साथ। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले हंगामा हो गया है। बीजेपी के बड़े नेता और महासचिव विनोद तावड़े पर नाला सुपारा इलाके में पैसे बांटने का गंभीर आरोप लगाया गया है। तावड़े को मुंबई के एक होटल में बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। उनका आरोप है कि तावड़े 5 करोड़ रुपए लेकर यहां आए थे और ये बांट भी रहे थे पैसे। पुलिस विनोद तावड़े को वहां से निकाल कर ले गई। चुनाव आयोग ने तावड़े के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। विपक्षी पार्टियों ने तावड़े के ऊपर लगे आरोपों को लेकर बीजेपी को घेरा है। ये बीजेपी का नोट जिहाद है। पैसा मतलब बांटेंगे, पैसा बांटेंगे और हम जीतेंगे, बांटेंगे और जीतेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं चुनाव आयोग क्या कर रहा है। सिर्फ केस डालकर भागने की कोशिश नहीं होनी चाहिए या उनको भगाना नहीं चाहिए, कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि ये सरासर झूठ है। इस पूरे मामले की CCTV फुटेज की जांच की जानी चाहिए। विनोद तावड़े जी की तरफ से बहुत स्पष्ट कहा गया है कि ये घटना होटल की है, किसी प्राइवेट प्लेस की नहीं है। आप होटल के और आसपास के क्षेत्रों के CCTV फुटेज को वह चेक करें, इस बात का हम अनुरोध करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार का एब्सर्ड एंड इलॉजिकल, अतार्किक, हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाया गया है कि 5 करोड़ रुपए आए थे। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, भाई ये 5 करोड़ रुपए जो होते हैं, ये कोई आज के जमाने में ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई आदमी जेब में पॉकेट में डाल के लिए जाएगा। वो तो बहुत भारी मात्रा में दिखाई पड़ना चाहिए ना, तो उसका कहीं कोई विजुअल इंपैक्ट दिखना चाहिए। वो दिखाएं, हवा में आरोप मत लगाएं। विनोद तावड़े ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठ बताया है। सुपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसके इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, CCTV फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। तो महाराष्ट्र और झारखंड में कल मतदान होगा। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर कल एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि झारखंड में कल दूसरे चरण की 38 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की जाएगी। झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान हो चुका है। दोनों ही राज्यों में मतदान की तैयारियां आखिरी चरण में हैं। तो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी समीकरण के बारे में बता रहे हैं मेरी सहयोगी विपिन भट्ट। महाराष्ट्र में कल है सियासत का महासंग्राम। आइए एक नजर डालते हैं कि इस महासंग्राम में, इस विधानसभा चुनाव के महासंग्राम में इस वक्त पॉलिटिकल पिक्चर क्या कहती है। तो देखिए, कुल 288 सीटों की विधानसभा है महाराष्ट्र की, जिसमें इस बार कुल 4140 उम्मीदवार चुनाव मैदान में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। उनके सामने हैं कुल 9 करोड़ 70 लाख वोटर्स जो उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। अब देखिए, 2 महागठबंधन इस बार आमने सामने हैं। पहला है महायुति, जिसकी इस वक्त सरकार है और उसके प्रमुख हैं एकनाथ शिंदे, जो कि शिवसेना से, स्प्लिटेड शिवसेना का जो वो वाला हिस्सा जिसको तीर कमान का निशान मिला, उसके भी प्रमुख। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के नेता और डिप्टी CM है, और अजीत पवार NCP का जो धड़ा टूटा, जिसको घड़ी का निशान मिला, NCP का नाम मिला, उसके अध्यक्ष और डिप्टी CM महाराष्ट्र के। और दूसरी तरफ मुकाबले में खड़ी है महाविकास अघाड़ी, और इसके प्रमुख नेता कौन है? तो देखिए, कांग्रेस राहुल गांधी, इसके नेता उद्धव ठाकरे, शिवसेना UBT, शरद पवार NCP, शरद पवार के नेता। तो ये महाविकास अघाड़ी के बड़े चेहरे, और महाविकास अघाड़ी और महायुति, इनका महामुकाबला। अब मुंबई एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है भाई, देश की आर्थिक राजधानी है, और साथ में
यहाँ पर देश के बड़े फिल्म स्टार्स और बिजनेसमैन ये सब वोट करते हैं। तो कुल सीटें मुंबई में है 36, कुल उम्मीदवार होंगे 410 और मतदान केंद्र बनाए गए हैं 10,000 से ज्यादा। तो यहाँ पर कल डलेंगे वोट पूरे महाराष्ट्र के साथ। अब मुंबई की बात करूं, कुल वोटर हैं 1 करोड़ से ज्यादा, पुरुष जिसमें से 54,67,000 है, महिला 47,61,000 और थर्ड जेंडर के 1,082 वोटर्स यहां पर कल अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। आमने सामने कौन है और उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए मजेदार बात इस चुनाव में यह है कि 2 शिवसेना है और 2 एनसीपी हैं। टूटने के बाद अब ये एक दूसरे के सामने कहां खड़ी हैं। तो 53 सीटें ऐसी हैं जहां पर दोनों शिवसेना आमने सामने हैं, शिवसेना यूबीटी और शिवसेना, और ऐसी 36 सीटें हैं जहां पर एनसीपी शरद पवार वाली भिड़ेगी एनसीपी अजीत पवार से, 36 सीटें वैसी हैं। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। अब एक नजरिया एक नंबर के हिसाब से हम देखते हैं, टूटने से पहले जब स्प्लिट्स हुए थे, चाहे वो शिवसेना का हो चाहे एनसीपी का हो, उससे पहले जो 2019 का चुनाव था उसमें क्या तस्वीर बनी थी। 288 सीटों पे मुकाबला हुआ था। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी थी 105 सीटें लेकर, 25% से ज्यादा का वोट शेयर था, ऑलमोस्ट 26% के बराबर, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। शिवसेना 56 सीटों के साथ 16% से ज्यादा का वोट शेयर लेकर गई, जिसमें बाद में 2 फाड़ हुई। उसी तरह एनसीपी यहां पर 54 सीटें लेकर 16% से ज्यादा का वोट शेयर ये भी ले गई, इसमें भी 2 फाड़ हुई। कांग्रेस के हिस्से में आई थी 44 सीटें, 15 से 16% के बीच का इनका वोट शेयर, बीवीए के पास 3 और अन्य के खाते में गई थी 26 सीटें, लेकिन वोट परसेंटेज वहां भी अच्छा खासा था, करीब 25% के आसपास। ये तस्वीर है जब कोई स्प्लिट नहीं हुआ था, कोई पार्टियों में टूट नहीं हुई थी 2019 के नतीजों के बाद की। इसीलिए इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये समीकरण कि क्या होने जा रहा है। एक नजर झारखंड पे भी डाल लेते हैं, जहां पर दूसरे चरण का मतदान होना है। कुल 38 सीटें हैं इस चरण के अंदर और 528 उम्मीदवार यहां मैदान में होंगे। मतदान केंद्र इसके लिए कुल तैयार किए गए हैं 14,218 और कुल वोटर होंगे 1 करोड़ 23 लाख, जिसमें से पुरुष वोटर्स की संख्या 62 लाख से ज्यादा, महिला वोटर 60 लाख से ज्यादा और थर्ड जेंडर के 147 वोटर कल के दूसरे चरण के झारखंड के मतदान में हिस्सा लेंगे। 2019 विधानसभा पे नजर डाल लेते, 81 सीटों पर मुकाबला हुआ था। जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी 18% से ज्यादा का वोट शेयर लेकर गई। दूसरा जो अभी भी इनके सहयोगी है कांग्रेस, 16 सीटों पर विजय, 13% से ज्यादा, ऑलमोस्ट 14% का वोट शेयर इनके हिस्से में आया। बीजेपी के खाते में आई थी 25 सीटें, एजेएसयू के खाते में 2, आरजेडी के खाते में 1 और अन्य के खाते में गई थी 7 सीटें। तो ये 2019 विधानसभा की तस्वीर है झारखंड की। यहां पर भी कल दूसरे फेज का मतदान होगा। महाराष्ट्र और झारखंड यहां पर मुकाबला कड़ा है, टक्कर बड़ी है और लगातार हमारी इस पर नजर कड़ी है। चलिए अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन की। इन दोनों देशों के बीच युद्ध की टेंशन और बढ़ गई है। दरअसल आज यूक्रेन ने रूस के अंदर मिसाइल से अटैक किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के अप्रूवल के बाद यह हमला यूक्रेन ने किया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब लॉन्ग रेंज मिसाइल से यूक्रेन ने रूस के अंदर हमला किया है। आपको बता दें, इसे लेकर रूस ने पहले ही चेतावनी दी थी और वहीं खबर यह भी मिल रही है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को मंजूरी दे दी है। इसमें न्यूक्लियर अटैक की भी धमकी दी गई है। अब एक नजर डाल लेते हैं बाजार के हाल पर। शुरुआती तेजी के ऊपरी स्तर के बाद बाजार फिसल गया। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसल कर बंद हुए। सेंसेक्स 239 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 65 पॉइंट बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी तेजी देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आज सबसे ज्यादा तेजी फार्मा, रियलिटी, आईटी शेयर्स में रही। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं आज किन स्टॉक्स में एक्शन और किन शेयर्स में सुस्ती दिखाई दी? तो डेफिनेटली 4 दिन की जो हमें लूजिंग स्ट्रीक देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं उसमें आज एक ब्रेक तो लगता हुआ हमें दिखाई दिया है। आइए बात करते हैं कि निफ्टी के बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स कौन से रहे। सबसे पहले बात करते हैं गेनिंग साइड की। गेनिंग साइड में सबसे पहले नाम आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, जहां पे हमें 4% का एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। द सेम टाइम टेक महिंद्रा में 2.5%, एचडीएफसी बैंक 2.25% और साथ ही साथ डॉक्टर रेड्डी लैब भी 2% की बढ़त के साथ आज के सत्र में बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट में अगर हम बात करें तो एसबीआई लाइफ में 3% का एक डाउनसाइड देखा गया है। हिंडाल्को में
2%, रिलायंस इंडस्ट्री भी करीब 2% और साथ ही साथ HDFC लाइफ में भी 0.25% की आज हमें गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप की तरफ नजर डालते हैं कि बढ़ने वाले शेयर्स कौन से रहे हैं। सबसे पहले नाम आता है सुजलॉन एनर्जी का, जहां पे हमें 5% की एक बढ़त देखने को मिली है। डिलीवरी में 5% का एक इजाफा आया है। कल्याण ज्वेलर भी 5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है और साथ ही साथ ट्यूब इन्वेस्टमेंट में 4% की एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। लेकिन लूजिंग पॉकेट में नाम है मैक्स फाइनेंशियल का, 4% की गिरावट के साथ आज के सत्र में ये बंद हुआ है। वोडाफोन आइडिया में 2% का एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। कमिंस इंडिया ये भी 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है और लास्ट में नाम आता है HPCL का, जहां पे हमें करीबन 2% का एक डाउनसाइड देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड रहा है वो पॉजिटिव नोट में बंद हुआ है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो करेक्शन के बाद कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में खरीदारी संभव है, ये कहना है आस्क हेड सॉल्यूशंस के CEO वैभव सांघवी का। CNBC आवाज से खास बातचीत में वैभव सांघवी निजी बैंक के साथ साथ फार्मा सेक्टर पर बुलिश दिखे। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल्स में अगर देखिए बैंक्स में, तो प्राइवेट बैंक्स जो काफी बड़े बैंक्स है वहां पे हमारा कन्विक्शन बहुत ही हाई है और आई थिंक वो वाउच किया है उनके रिजल्ट्स से भी। तो उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे थे एक्सेप्ट फॉर जो पॉकेट जहां माइक्रो फाइनेंस पर्सनल लोन सेगमेंट की काफी ज्यादा प्रोपोर्शन है लेंडिंग की, वहां पेन हुआ है। बट अदर देन दैट जो लार्जर प्राइवेट बैंक्स हैं जिनके नतीजे अच्छे आए हैं क्वार्टरली, आई थिंक वो हमें बहुत ही बेहतर लगते हैं। वन के वैल्यूएशंस भी ठीक हैं और यहाँ से ग्रोथ का भी हमें प्रॉब्लम नहीं लगता है उसमें। नॉन फाइनेंशियल नॉन लेंडिंग में अगर हम देखें तो AMC कंपनीज में हमारा झुकाव ज्यादा रहेगा और हमें लगता है कि वो स्ट्रक्चरल स्टोरी है ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो फार्मा हमारे लिए हमेशा बॉटम अप सेक्टर रहा है, बट इस तरफ हमें और ऐसे मोड पे हम देख रहे हैं कि एक नई थीम उभर के आ रही है जो है CDMO। हमें लगता है ये थीम है जो मल्टी ईयर थीम है और काफी अपॉर्चुनिटीज इस थीम में हम देख सकते हैं। सरकार ने कल PSU कंपनियों के डिविडेंड, बोनस, शेयर बायबैक और स्टॉक स्प्लिट से जुड़ी गाइडलाइंस में बदलाव किया है। दीपम सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे ने CNBC आवाज से खास बातचीत में कहा कि इससे कंपनियां ज्यादा कैपेक्स कर सकेंगी, साथ ही शेयर होल्डर्स के हितों का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही दीपम सचिव ने यह भी कहा कि जल्द ही दूसरी और ग्रीन एनर्जी से जुड़ी सरकारी कंपनियों का IPO भी आ सकता है। दीपम सचिव से खास बातचीत की हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने, आइए आपको दिखाते हैं। समय तो काफ़ी बदला है। 2016 में जो गाइडलाइन दी गई थी उसका कैसा प्रभाव पड़ा है, उसके क्या इस बीच में आपने देखा होगा कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उन्होंने अभूतपूर्व डेवलपमेंट्स उनमें हुई हैं। चाहे आप उसको उत्पादकता दृष्टि से देखिए, चाहे उसको टर्नओवर की दृष्टि से देखिए, उनके प्रॉफिटेबिलिटी दृष्टि से देखिए, और उन गाइडलाइंस को अब समय के साथ बदला गया है, जिससे कि उनको जो शेयर होल्डर्स हैं, जिसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स भी आते हैं, उनमें टोटल रिटर्न्स जो है वो बढ़ें, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, उनको ऑपरेशनल और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे और एक बैलेंस रहे, एक समन्वय रहे। क्योंकि जो भी रिसोर्स मैनेजमेंट है जिसको कि कैपिटल मैनेजमेंट गाइडलाइंस प्रभावित करती हैं, वो एक आर्ट है। उसमें कई सारे चीज़ों को उसमें सामंजस्य करना पड़ता है और उनमें एक बैलेंस लाना पड़ता है। तो वो बैलेंस लाने के लिए भी ये किया गया। स्पेसिफिक बात करूं तो इसमें सबसे पहले जो है गाइडलाइन में बदला हुआ है डिविडेंड को लेकर के। डिविडेंड में आपने जो किया है वो ये है कि हर कंपनी को डिविडेंड देना होगा, वो उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 30% या फिर उनके नेटवर्थ का 4% हो। अब ये 4% वाली शर्त पहले 5% के पास थी, तो ये 5% से घटा के 4% किया गया है। इसका डिविडेंड पे क्या असर पड़ेगा? अगर मैं शेयर होल्डर हूं किसी सरकारी कंपनी का जो इस गाइडलाइन के दायरे में आता है, तो मैं क्या मानूं, मुझे ज्यादा डिविडेंड मिलेगा कि कम मिलेगा? देखिए, दो कंडीशंस थी। एक तो ये था कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसका 30% या 5% नेटवर्थ, और ये था विच एवर इज हायर, उनमें से जो अधिकतर हो। तो हमने उस अधिकतर की सीमा को 5 से 4 इसलिए किया है क्योंकि जो संसाधन हैं उनके विभिन्न उपयोग होते हैं।
एक सबसे बड़ा उपयोग है कि अपनी कैपेक्स ग्रोथ के लिए उनको लगाया जाए। अब यदि हम ज़्यादा डिविडेंड यदि ले लेंगे तो वो जो उनका जो कैपेसिटी है कैपेक्स की वो भी कम हो जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि हम जो ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेस का भी ध्यान रखें। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में चल रहे 19वें G20 समिट का आज दूसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूके के पीएम कीर स्टारमर से मुलाकात की, जिसके बाद कीर स्टारमर ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अगले साल दोबारा शुरुआत होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी मिले। मुलाकात के बाद मैक्रोन ने एक्स पर पोस्ट किया कि नरेंद्र मोदी से मिलना हमेशा खुशी की बात होती है। आपको बता दें, समिट के बाद प्रधानमंत्री गुआना के लिए रवाना होंगे। तो चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में फैले प्रदूषण की। दिल्ली की हवा में कल के मुकाबले मामूली सुधार है, लेकिन औसत AQI अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की सभी अदालतों को वर्चुअल हियरिंग करने को कहा है, जहां वकीलों की वर्चुअल पेशी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जितने कम वाहन होंगे प्रदूषण उतना घटेगा और ये सबके सहयोग से होगा। आपको बता दें कि प्रदूषण के स्तर को देखते हुए राजधानी दिल्ली में ग्रैप 4 लागू किया जा चुका है, जिसके तहत कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही स्कूल और कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जा चुकी हैं। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने स्मॉग को कम करने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराने का सुझाव दिया है। गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण मामले में मीटिंग बुलाने के लिए वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को चिट्ठी लिख रहे हैं। हमें लगता है कि अब वो समय आ गया है कि दिल्ली के अंदर इस स्मॉग की चादर को तोड़ने के लिए, दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराई जाए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी को चिट्ठी लिख रहा हूं कि तुरंत केंद्र सरकार इमरजेंसी मीटिंग कॉल करे, जिसमें दिल्ली सरकार को बुलाया जाए, IIT कानपुर के जो एक्सपर्ट्स जिन्होंने आर्टिफिशियल रेन का रिसर्च किया है उनको बुलाया जाए। तो दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर क्यों नहीं हो रहा है सख्त एक्शन? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। तो खराब एयर क्वालिटी से दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर बन गया है। बढ़ते प्रदूषण से हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। किस तरह से मेडिकल इमरजेंसी लोगों के स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो रही है और कैसे आप इस दमघोटू हवा में खुद का बचाव कर सकते हैं, जानने के लिए जरूर देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी ज्यादातर इलाकों की बात करें तो AQI 500 से ऊपर है। इस वक्त मैं मौजूद हूं फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग में और यहां पर भी आप देख सकते हैं OPD में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। खासतौर पर अगर हम पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करें तो पेशेंट की संख्या यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रदूषण का स्तर, जिसको अब एक्सपर्ट मान रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर के लिए मेडिकल इमरजेंसी है, तो उससे सबसे ज्यादा खतरा है बुजुर्गों को, महिलाओं को और बच्चों को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्यादातर जो पेशेंट्स आपको दिखाई देंगे उन्होंने एहतियात के तौर पर मास्क पहना हुआ है, क्योंकि प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम हो रही है वो ये कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और खासतौर पर ऐसे पेशेंट्स जिन्हें पहले ही कुछ कोई रेस्पिरेटरी डिजीज है, उनके लिए ये और भी ज्यादा चैलेंजफुल साबित हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर संदीप गर्ग, जो कि फोर्टिस शालीमार बाग में पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के यूनिट हेड हैं। सर, थैंक यू CNBC आवाज से बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से उन्हें कितनी दिक्कतें हो रही हैं, क्या कुछ उनको शिकायतें हैं? हम लगातार ये देख ही रहे हैं कि पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण हमारे जितने भी सांस के मरीज हैं, जैसे कि एस्थमा या क्रॉनिक COPD, उनकी इस वक्त सांस की दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई है। उनको बलगम खांसी की शिकायत काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट नॉर्मल पॉपुलेशन में भी सभी को गले में दर्द, गले में खराश, इस तरह के सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस समय हम अपना ध्यान रखे, अपना हाइड्रेशन मेंटेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी और लिक्विड्स ले, और कोशिश करके अगर घर से बाहर जाना ज़्यादा ज़रूरी है तो मास्क पहने। आइडियली हमें N95 या N99 मास्क ही यूज़ करना है बाहर की तरफ।
इस वक्त ये बिल्कुल भी उचित नहीं है कि हम बाहर जाके व्यायाम करें या एक्सरसाइज करें। इनफैक्ट नॉर्मल वॉक करना भी काफ़ी हानिकारक है। तो इस समय अपने घर में ही रहना उचित रहेगा। किसी भी काम से अगर हमें बाहर जाना है, स्पेशली अगर आउटडोर एक्टिविटी करनी है, तो बहुत ध्यान रखना है। N95 या N99 मास्क का प्रयोग करना अति आवश्यक है। सर, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, तो खास तौर पर ऐसे लोग जो पहले से ही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये और कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? इस तरह का पोल्यूशन के लेवल के स्तर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। हम मान के चलेंगे कि जो भी व्यक्ति स्मोकिंग करता है, एक पैकेट अगर 20 सिगरेट वो दिन के पीता है, ऐसे पोल्यूशन में अगर हम आधे से 1 घंटे का हमारा एक्सपोजर होता है, तो लगभग हमारे लंग्स को उतना ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के पोल्यूशन और वातावरण का हमारे लंग्स, इनफैक्ट बाकी शरीर पर भी कितना ज़्यादा नुकसान है। इस तरह के पोल्यूशन से डील करने के लिए हमें आइडियली N95 या N99 मास्क ही चाहिए, और वो भी हमें बार बार रीयूज नहीं करना चाहिए। वो भी लगातार हमें हर दूसरे दिन चेंज करना चाहिए। चलिए, अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। भारत में ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति काफी चिंताजनक हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की मौत स्ट्रोक से होती है। तो कैसे वक्त रहते करें इसकी पहचान और खुद का बचाव कैसे किया जा सकता है, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। तो प्रदूषण के मामले में अहमदाबाद की स्थिति भी बेहद खराब हो गई है। कई इलाकों की हवा जहरीली हो गई है। देखिए संवाददाता केतन जोशी की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर मौजूद हूं और यहां का AQI है वो 435 है। शहर के अन्य इलाकों की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं है। सबसे प्रदूषित हवा जहां पर चल रही है वो रामोल और हाथीजण में AQI 452, वटवा में 450, चांदखेड़ा और असारवा में 407 से लेकर 413, जमालपुर और खोखरा में 370 के ऊपर, जबकि ओढव और ठक्कर बापा नगर में 330 से 340, मेमको में 321 और शहर के और भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI की मात्रा 300 के ऊपर है। अगर 151 से ऊपर AQI चला जाता है तब स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन अगर 200 से 300 के बीच रहा तो हवा का जो क्वालिटी का जो स्तर है वो काफी खराब है, और अगर 300 से ऊपर गया तब तो स्थिति और गंभीर होने के संकेत मिल जाते हैं। हम उम्मीद करें कि अहमदाबाद नगर निगम जल्द से जल्द जहां पर प्रदूषित हवा है उनको रोकने की कार्रवाई करे। हवाई यात्रा करने वाले लोगों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। 17 नवंबर को एक दिन में 5,05,000 यात्रियों ने यात्रा की है। आपको बता दें, ऐसा पहली बार हुआ है कि एक दिन में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने हवाई यात्रा की हो। तो इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए अब जुड़ते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं क्या है पूरी खबर? जी, अधिकतर ये वो ट्रैफिक है जो फेस्टिविटी से लौट रहा है, और अभी चूंकि ईयर एंड बचा हुआ है तो हमें कुछ और अच्छी खबरें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। बहरहाल जो रिकॉर्ड बना है, पहली बार इतिहास में 5 लाख यात्रियां जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं उन्होंने एक दिन में ट्रैवल किया है। 5,05,000 का फिगर रहा है। इसके अलावा जो फुटफॉल रहा एयरपोर्ट पे वो काफी ज्यादा रहा है। अगर हम टोटल फ्लाइट्स की बात करें वो भी काफी ज्यादा था। 3173 फ्लाइट्स डिपार्चर हुई एक दिन में। और इसी दिन 17 नवंबर को अगर हम तमाम जो एयरलाइन है उनका पैसेंजर लोड फैक्टर देखें तो सभी 90% से ज्यादा था, यानी कि जो फ्लाइट्स हैं वो 90% से ज्यादा भरी हुई थी। तो ये सारे अच्छे इंडिकेशन हैं। अगर GMR के भी अगर आंकड़े आप देखें अक्टूबर के, वो भी काफी अच्छा पिक्चर पेश कर रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पे 39,000 फ्लाइट्स हैंडल किया गया उन्होंने अक्टूबर के मंथ में। और अगर टोटल यात्रियों की संख्या की हम बात करें तो 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लगभग 64 लाख यात्रियों को हैंडल किया गया। इसी तरह से हैदराबाद एयरपोर्ट पे 24 लाख यात्रियों को हैंडल किया गया। लगभग 22% की बढ़ोतरी देखने को मिली। गोवा एयरपोर्ट पे भी लगभग 3.5 लाख यात्रियों की आवाजाही रही। मुंबई एयरपोर्ट पे अगर हम कहें, मुंबई एयरपोर्ट एक बड़ा मेट्रो स्टेशन है, वहां पे भी अगर हम देखें तो वहां पे 44 लाख यात्री, वहां पे 4% की बढ़ोतरी दिखी पिछले साल के कंपैरिजन में। एक और आंकड़ा है इग्जिगो की तरफ से, जो ट्रैवल पोर्टल है, उनका कहना है कि जो नवंबर और दिसंबर में वो बुकिंग देख रहे हैं बचे हुए फेस्टिव सीजन या ईयर एंड की बात करें, 70 to 80% इंक्रीज उनको दिख रहा है बुकिंग्स में, फ्लाइट की बुकिंग्स में। तो ये सारे आंकड़े बहुत अच्छा पिक्चर पेश कर रहे हैं, कम से कम शॉर्ट टर्म में अगले कुछ महीनों के लिए तो एयर ट्रैवल की अगर जहां तक बात करें हम तो। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए।
भारतीय सैटेलाइट GSAT-N2 को लॉन्च किया जा चुका है और इसे लॉन्च किया है एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने। ऐसा पहला मौका है जब इसरो ने किसी अमेरिकी कारोबारी की कंपनी की मदद से अपना कम्युनिकेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा है। इस सैटेलाइट को फ्लोरिडा के कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है। 4700 किलो वजन की GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इस सैटेलाइट को 14 साल के मिशन के लिए तैयार किया गया है। GSAT-N2 हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन उपलब्ध कराएगा। आपको बता दें, इसके साथ ही इसके जरिए फ्लाइट के दौरान इंटरनेट की भी सुविधा मिल सकेगी। तो चलिए, बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।